So let's start lecture 2 for company accounts. लास्ट क्लास के अंदर में अपन ने ये सब डिस्कस किया था, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। उसके अंदर अपना बेसिक अबाउट कंपनी हो चुका, ठीक है। ये डिस्कस कर लिया हमने कि कंपनी क्या होता है, कितना टाइप्स का कंपनी होता है, ये दोनों पार्ट हो चुका है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी, ये पार्ट किया। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा देखा हमने। नाउ इट्स टाइम फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स के बारे में पढ़ता है कि शेयर्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है। ये टारगेट रहेगा अपना पहला, इसको खत्म करना है। उसके बाद आगे कुछ डिस्कशन करेंगे कि बेसिक टर्म्स वगैरह, एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट्स। इतना कम से कम टारगेट रहेगा अपना, फिर यदि टाइम परमिट किया तो कुछ और आगे डिस्कशन करेगा। अब देखो शेयर्स बेसिकली क्या है, शेयर्स क्या है, इट इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी divided into such denomination divisible units. Each such unit is known as shares. जब पूरा कैपिटल ऑफ द कंपनी को हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, देन इट इज नोन एज शेयर। जैसे कि आपके पास एक पिज्जा, एक कंप्लीट राउंड पिज्जा है, बट जब उसको 4 फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है तो क्या करता है, आप 4 पीस कर देते हैं ना, तो यानी डिवाइडेड इनटू यूनिट। सिमिलरली जब कंपनी का कैपिटल आप यूनिट्स में डिवाइड कर देते हो, देन इट इज नोन एज शेयर्स, ठीक है। इच सच यूनिट इज नोन एज शेयर्स। हर एक शेयर का अपना एक नॉमिनल वैल्यू होता है। एवरी शेयर हैज गॉट इट्स नॉमिनल वैल्यू। नाउ नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब बेसिक वैल्यू। कोई भी एक यूनिट होगा, कोई भी सामान होगा, उसका एक कुछ वैल्यू तो होगा ना। सिमिलरली शेयर्स का भी नॉमिनल वैल्यू होता है, उसको अपन बोलता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। एंड ऑलमोस्ट हर कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ₹10 होता है, उससे ज्यादा किसी का भी नहीं होता है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स कैन नेवर बी मोर देन 10। फेस वैल्यू मींस ओरिजिनल वैल्यू। कैन इट बी लोअर देन दैट? यस, इट कैन बी लोअर देन दैट, क्योंकि जब स्प्लिट होता है तब होता है। बट अब आप बोलोगे कि भैया क्वेश्चन में तो फेस वैल्यू 100 रुपए दे रखा है, 50 रुपए दे रखा है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, या उससे कम भी बहुत बार देखने को मिलता है, बट उससे ज्यादा कभी भी नहीं होता है। क्लियर है? सो शेयर्स क्या अपना टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। स्मॉल डिनोमिनेशन का मतलब डिनोमिनेटर में एक ऐसा वैल्यू रखेंगे जो डिविजिबल होगा उससे। जैसे कि 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल है सपोज 1 लाख, और मेरे को 10-10 रुपए का छोटा छोटा यूनिट्स बनाना है, तो कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? 1 लाख यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लास में मेरा थर्ड रूम में बहुत स्पेस। क्लियर है? तो क्या होगा, 10,000 यूनिट्स। इस तरीके से व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी divided into units of small denomination, units of small denomination, definition खुद बोलता है, यानी हाई डिनोमिनेशन हो ही नहीं सकता, यानी ये जो स्मॉल डिनोमिनेशन है ये 10 रुपए ही होता है, या उससे नीचे हो सकता है। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा वो मानेंगे, उस टाइम हम लोग कंसेप्ट्स को नहीं लगाएंगे, जो क्वेश्चन रहेगा वैसे ही करना है, ठीक है। इच सच यूनिट, यानी इच सच यूनिट इज नोन एज शेयर्स। अब जिसके पास, अब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10,000। इसमें से जितने शेयर्स जिसके पास होंगे उतना परसेंटेज ओनर हो गया वो, ठीक है। 10,000 में से यदि किसी के पास 5,000 शेयर्स है तो वो 50% मालिक है। किसी के पास में 1,000 शेयर्स है तो वो 10% मालिक है उस कंपनी का। इस तरीके से ओनरशिप गेन किया जाता है कंपनी के केस में। क्लियर है? ये होता है शेयर्स। नाउ शेयर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर्स। देखो ओरिजिनली नॉर्मली हर एक इन्वेस्टर्स इक्विटी होल्डर बनना चाहता है। जिसके पास इक्विटी शेयर्स होता है उसको अपन इक्विटी होल्डर बोलता है, वो होल्ड कर रहा है इक्विटी शेयर्स। और जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसको हम लोग प्रेफरेंस होल्डर बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? शेयर्स है मतलब दोनों ही मालिक है, कंपनी का हिस्सा उनके पास में है, लेकिन स्टिल उन दोनों में डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या है? नाम में ही डिफरेंस है, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। यानी इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा कंपेयर टू दिस, राइट। प्रेफरेंस, अब कैसा प्रेफरेंस? कंपनी में मालिक क्यों बनते हो आप? किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट? ताकि उस कंपनी का कुछ प्रॉफिट आपको भी मिले, राइट,
एंड कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी जब अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है देन सच टर्म इज यूज्ड एज डिविडेंड। ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, तुम्हारा ना, ठीक है, नॉर्मल केस में हम लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट ही बोलते हैं, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन से डिस्ट्रीब्यूट करते थे तुम लोग पार्टनरशिप में, बट कंपनी जब अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सच टर्म इज नोन एज डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मोटिव है डिविडेंड अर्न करना, डिविडेंड इसको भी मिलता है, डिविडेंड इसको भी मिलता है, बट नाम में क्या है, प्रेफरेंस। इसका मतलब जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी ना तो सबसे पहले इनको मिलेगा और बाद में इनको मिलेगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, 10%, 12%, 15%, 18%, इस टाइप का फिक्स रहता है। लेकिन इक्विटी वालों के लिए कोई फिक्स नहीं है, इट कैन बी 1%, इट कैन बी 1000% ऑफ द प्रॉफिट ऑल्सो। मतलब फेस वैल्यू, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है फेस वैल्यू, उसका 1000% भी आपको डिविडेंड मिल सकता है, बिकॉज यू आर द हियर हाई रिस्क हाई रिवार्ड, लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवार्ड। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद, यानी जब भी कंपनी डिविडेंड देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स के बीच में, तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, उनको डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है, नाउ कंपनी डिजायर्स टू प्रोसीड फर्दर, तो उन लोग इक्विटी वालों को डिविडेंड देंगे। क्लियर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा पहले इक्विटी वालों को डिविडेंड दे दिया और बाद में प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। एक कंपनी में यस, एक कंपनी में चाहे तो हम दोनों शेयर होल्डर बन सकते हैं। देखो ये क्या होते हैं, ये एकदम कॉशियस इन्वेस्टर्स है जिनको रिस्क नहीं लेना, जो क्या सोचते हैं, जैसे एफडी में कुछ होते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, कुछ होते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। एफडी में पैसा कौन सा इन्वेस्टर लगाता है, जिसको एक छोटा अमाउंट चाहिए, आफ्टर 4 to 5 years एक लिमिटेड रिटर्न चाहिए। एफडी में फिक्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना से आपने इन्वेस्ट किया। लेकिन शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है, वॉलेटाइल है, आपका 100 रुपए का वैल्यू 1000 रुपए भी बन सकता है और 100 रुपए का वैल्यू 0 भी बन सकता है, इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है। लेकिन एफडी में ऐसा नहीं है ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कुछ एक तरह से सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, उनको लिमिटेड रिस्क लेना है। तो शेयर होल्डर ही मालिक तो बने, यानी कंपनी डूबेगा तो इन लोग भी डूबेंगे, लाइन में पीछे खड़े होंगे पैसा लेने के लिए, बट एटलीस्ट एक पर्सन है जिससे आगे खड़े होंगे, दैट इज इक्विटी होल्डर। बोलता है ये जो मालिक है ना, इससे आगे तो हम लोग रहेंगे एनी टाइम, क्योंकि इनके नाम में ही क्या है, प्रेफरेंस शेयर। तो एक तो इनको राइट मिलता है डिविडेंड के केस में, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, इधर फ्लक्चुएट नहीं होता। और इक्विटी में क्या है, इट कैन बी 10, 20, 50, 100 जो भी परसेंट। कंपनी को डिविडेंड देना कंपल्सरी है? नहीं, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कंपल्सरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, डिविडेंड का प्रोसेस क्या होता है, देखो कंपनी पहले प्रॉफिट अर्न करती है, फिर उस प्रॉफिट का कुछ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स बनाती है, क्योंकि देखो कंपनी यदि सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो फ्यूचर प्लान्स में क्या करेगी, यदि फ्यूचर में कंपनी को कोई दूसरा कंपनी एक्वायर करना है, कोई नया बड़ा मशीन खरीदना है, कैपिटल तो चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा, फिर से शेयर होल्डर से मांगना पड़ेगा ना, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। बेटर क्या है कि आप उस पैसे को कंपनी में एज ए रिजर्व बना के रखो एंड उसका कंसेंट शेयर होल्डर दे देते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर खुश होते हैं इफ कंपनी अपना ऐसा कुछ प्लानिंग करती है, तो उनको ऐसा लगता है आज कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, मतलब कंपनी नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, और मशीन्स खरीदेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी और प्रॉफिट होगा, अगले साल डबल मिलेगा। लालच, शेयर होल्डर्स का हमेशा लालच होता है। क्लियर है, तो कंपनी ने क्या क्या प्रपोज, अब यदि डिविडेंड देना भी आप चाहते हो ना, तो डिविडेंड देने का प्रोसेस क्या है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है। मैंने बोला ना डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, उन लोग मीटिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं कि कंपनी में अच्छा है, इस साल हमारी कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। नाउ दे डिसाइड दैट वी शुड गिव डिविडेंड टू अवर शेयर होल्डर्स, उनको भी खुश करना चाहिए, तो उन लोग बोलते हैं कि क्यों ना फेस वैल्यू का 50% एज ए डिविडेंड दे दिया जाए। फेस वैल्यू 10 रुपए होता है, 10 रुपए का 50% बोले तो 5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दे देना चाहिए। अब जिसके पास 1000 शेयर है उसको 5000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, जिसके पास 10,000 है मल्टीप्लाई बाय 5
उस तरीके से। तो उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया। अब ये चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्ट नहीं कर सकता, उनको क्या करना होता है मेंबर से, क्योंकि एवरीथिंग इज डन एज पर द ऑनर। और कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स, नॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन लोग तो वो इलेक्टेड पर्सन है जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं हमारे बिहाफ में। नहीं, देयर आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द कंपनी, उनके पास एक भी शेयर्स नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ही वही है कि उनके पास कंपनी का एक भी शेयर्स नहीं होगा, इवन नॉट टू देयर रिलेटिव्स आल्सो, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है डायरेक्टर वही बनेगा जिसके पास कंपनी का शेयर्स हो। जो ओनर है उसके पास तो हो सकता है, ओनरशिप नहीं हो। हाँ, डायरेक्टर्स के पास शेयर्स हो सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है कि डायरेक्टर बनने के लिए तुम्हारे पास उस कंपनी के शेयर्स हो। इवन द एम्प्लॉय हैविंग नो शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी द डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर आर नथिंग, दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। उनको भी रिम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया चलो 50% अपन फेस वैल्यू का डिविडेंड देगा। अब उन लोग एजीएम कॉल करता है, एनुअल जर्नल मीटिंग, वहां पे शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है। शेयर होल्डर से बोला जाता है क्या आप लोग सब एग्री कर रहे हैं, क्या हम लोग सोचा है इस बार 50% डिविडेंड देने का, ठीक है। इफ शेयर होल्डर का कंसेंट मिल गया तब तो कंपनी डिविडेंड देना ही पड़ेगा, कंपलसरी हो गया, ठीक है। इफ शेयर होल्डर ने बोला नहीं, यदि आप डिविडेंड नहीं दोगे तो इस पैसे का क्या करोगे, इफ आप लोग ये पैसा नहीं लेके जाओगे तो हम लोग इस पैसे को नई कंपनी खरीदने में इन्वेस्ट करेंगे। शेयर होल्डर को लगता है ज्यादा अच्छा है, अगले साल और प्रॉफिट होगा, इट्स बेटर आप डिविडेंड मत बांटो। इफ मेजोरिटी वालों ने बोला कि नहीं डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, आप इसी पैसे को बिजनेस में यूज करो, बिजनेस को और ग्रो करो और प्रॉफिट होना चाहिए, तब डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, राइट। लेकिन शेयर होल्डर्स ऐसे नहीं बोल सकते कि सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया 50% डिविडेंड देंगे, अब शेयर होल्डर ने कंसर्न में नहीं आप लोग 100% डिविडेंड दे दो, नॉट पॉसिबल। मतलब जितना डिविडेंड रिकमेंड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, उससे लिमिट इंक्रीज नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स, राइट। हाँ, डिक्रीज कर सकते हैं इफ दे वांट। उन लोग मीटिंग में ऐसा रेस्पॉन्ड कर सकते हैं कि रदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग 50% डिविडेंड, काइंडली डिस्ट्रीब्यूट 20%। उन लोग रेट को डिक्रीज कर सकते हैं बट रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। अच्छा बात है ना, कंपनी में पैसा रहेगा, उन लोग बोलते हैं 50% बांट के क्या करोगे, बेटर है 20% पुश करना है ना आपको। हाँ, बाकी अपना रिजर्व में रखो पैसा ताकि फ्यूचर में यूज करना कंपनी में। तो ये एक प्रोसेस होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्लियर है। तो कंसेंट लेना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड मिलता है और इक्विटी वालों को बाद में मिलेगा। और जिस दिन कंपनी बंद होगा, मतलब कंपनी बर्बाद, डिसॉल्व करना अपने को, वाइंड अप करना है, बंद हो गया तो बंद होते ही अपना काम क्या है, वही सारी एसेट्स को बेचो और लायबिलिटीज को पे ऑफ करो। लायबिलिटीज में लाइन लग जाएगा, कुछ लोग होंगे लाइन में आगे खड़े होंगे और कुछ होंगे लाइन के लास्ट में खड़े होंगे। लाइन के लास्ट में दो जन रहते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, क्योंकि लास्ट में पैसा किसको मिलेगा, मालिक को। और ये दोनों ही क्या है, मालिक ही है। इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों ही ऑनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। बस प्रेफरेंस उनको क्या होगा, जब इक्विटी को आप पे करने वाले हो उससे पहले आपको प्रेफरेंस को पे करना पड़ेगा। यही इतना डिफरेंस है। आया बात समझ में, इक्विटी और प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड फिक्स रेट मिलता है, वेयर इक्विटी वालों का कोई रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, मतलब कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। इक्विटी वाले मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इक्विटी वाले डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं, वेयर प्रेफरेंस वाले नहीं देखते। प्रेफरेंस वाले डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखना, क्लियर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, अभी अपन लिख लेगा, क्लियर है, समझ में आया। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ शेयर्स एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी दो ही तरह का शेयर्स इशू कर सकता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, क्लियर है। हाँ, जरूरी नहीं है, इफ प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। नाउ हियर डिपेंड्स कि प्रेफरेंस किस टाइप का प्रेफरेंस है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं देयर आर बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये प्रेफरेंस शेयर समझ में आया ना, दीज शेयर्स कैरी फॉलोइंग टू राइट्स, राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स एट ए फिक्स रेट, उनको देने से पहले इनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड दे दिया जाएगा। और वाइंडिंग अप के टाइम क्या होगा, पहले इनको कैपिटल रीपेमेंट करेंगे और बाद में
इक्विटी वालों को रीपे करेंगे। क्लियर है ये चीज? अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरीके का है। हाँ, कंपनी जब फॉर्म होता है तब हम लोग का दो इंपॉर्टेंट बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी का। वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अदर वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करते हैं अपन, एक एमओ है और एक एओ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर में जब आप बनाते हो उसके अंदर में जब कंपनी फॉर्म होता है ना, तभी आपको बता देना पड़ता है रजिस्ट्रार को कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी हम इतने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकते हैं। उसी टाइम जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करवा रहे हो ना, उसी टाइम आप बता दोगे। आपको जो इमेजिनरी रखना है रख लेना, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ शेयर, जितने रखने रख लेना जब आप कंपनी फॉर्म करते हो। बट ध्यान रखना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कैपिटल मतलब शेयर्स होगा उतना ज्यादा फीस लगता है रजिस्ट्रेशन का, राइट। इसीलिए कंपनी पूरा वैल्यूएशन सोच समझ के कि हम लोग पूरे लाइफ टाइम में कंपनी कितने मालिक बनाना चाहती है, मतलब कितने शेयर्स पब्लिक को देना चाहती है और कितने दूसरे लोगों को देना, सारी कैलकुलेशन पहले ही हो जाती है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि यदि उसी टाइम कर दिया और 10 साल 15 साल बाद मुझे और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैंने तो उस डॉक्यूमेंट में अमाउंट डाल दिया और नंबर्स भी डाल दिया, अब क्या करें? कैन इट बी ऑल्टर्ड? यस, इट कैन बी ऑल्टर्ड। उन डॉक्यूमेंट्स को भी ऑल्टर किया जा सकता है। अब वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कंपनी में कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो डायरेक्टर्स नहीं ले सकते। कौन लेते हैं? ऑनर्स। ऑनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। तो क्या करना पड़ेगा? फिर से मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर का कंसेंट लो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। बिकॉज ये एक स्पेशल टास्क है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना एक स्पेशल काम है, ठीक है। इसीलिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इफ शेयर होल्डर कंसेंट दे दिया क्या ठीक है आप इसको चेंज करवा लो और आप नंबर ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर दो, तो इट्स फाइन। इफ उन्होंने मना कर दिया तब कैपिटल इंक्रीज नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ, और आगे चलकर उनको फील हुआ कि उनको 15 चाहिए। इशू करना डिफरेंट है। देखो तुमने क्या किया, जब कंपनी फॉर्म कर रहा था तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि हम पूरे लाइफ टाइम में 10,000 शेयर्स इशू करेगा, ठीक है। अब उसमें से तुमने अभी जरूरत नहीं है सारा का सारा इशू करने का, जितना पैसा का रिक्वायरमेंट है उतने ही शेयर्स इशू करेंगे हम। तो तुमने 1000 इशू कर दिया अभी, ठीक है, चल रहा है। फिर 2 साल बाद तुमको और पैसे की रिक्वायरमेंट है और तुम पैसा लोन नहीं लेना चाहते, तुम चाहते हो तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्टर्स बढ़े, ऑनर्स बढ़े, तो तुमने क्या किया? और इशू कर दिया। तो 10,000 की लिमिट तक तुम जितना बार चाहो उतना बार इशू कर सकती हो। वंस यू ब्रीच दैट 10,000 लिमिट, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यदि उससे ज्यादा जाना है तो तुमको फिर से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा। और ऑल्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जहां पे तुम्हारा कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है उसके पास जाना होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन का कॉपी लेके जाना पड़ेगा, मेंबर्स का कंसेंट लेके जाना पड़ेगा और ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेके जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा ये सारा आप मेरे कंपनी के डेटा को चेंज कर दो। जितना बार जाओ। हाँ, देयर इज नो लिमिट, बट आप जितना ज्यादा बार करोगे उतना ज्यादा आपकी कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन खराब होता है। बिकॉज इससे ये पता चलता है मैनेजमेंट खुद क्लैरिटी नहीं है कंपनी में क्या करना चाहते हैं। समझे? हाँ, सेकंड टाइम जब पैसा ऑर्डर पे दे तो एक्स्ट्रा जो शेयर थे सपोज ऑर्डर डिस्प्ले करा तो उतना पेमेंट करना चाहिए। हाँ, उस टाइम जो अल्टरेशन का जो फीस लगेगा। नहीं, आप जो बोल रहे हैं सिर्फ करा होता है, सारा क्या बोलो, इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि हम लोग इंडिया में जितना भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो उसको। एमसीए की वेबसाइट में जाओ, कंपनी का नाम टाइप करो, निकल के आ जाएगा उस नाम से कितना कंपनी है, क्या एड्रेस है, उसमें डायरेक्टर्स कौन है कौन नहीं है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ सारा कुंडली तुम्हारे सामने होगा, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है चाहे वो पब्लिक कंपनी है। इसलिए बोला ना कंपनी को रेगुलेट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है। इससे पहले रेगुलेशंस नहीं था अच्छे से पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में, इसलिए कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। क्योंकि सारे फ्रॉड, मैंने बोला ना ये बड़े नाग है, सब कुछ डस लेते हैं, सारा ले जाके बाहर फॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो समझ में आया? अब डिस्कस करते हैं अपन प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर सिर्फ इक्विटी होता है, उसका कोई टाइप्स नहीं है, क्लियर है। बट प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी ऑफ 8 टाइप्स। 8 तरीके का मेरा प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है। नाम से कनेक्ट करना, ठीक है।
ऐसे कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स या फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो बस अपने को कंसेप्ट क्लियर होगा तो भर पाएंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेट होने का मतलब एक्यूमुलेशन से ही क्यूमुलेशन बना, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा, क्यूमुलेटिव का मतलब है सपोज करंट ईयर में हमारे कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया, या तो प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट था तो हमने दिया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है इक्विटी शेयर होल्डर को, तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड प्लस प्रीवियस ईयर का डिविडेंड प्लस होकर पहले उनको मिलेगा, देन इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, क्यूमुलेटिव का मतलब है कि डिविडेंड प्लस होता जाएगा। सपोज 2019 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, 2020 में डिविडेंड नहीं दिया, 2021 में नाउ कंपनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द इक्विटी होल्डर्स, तो पहले प्रेफरेंस को देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस को सिर्फ 2021 का नहीं मिलेगा, 2019, 2020 एंड 2021 3 साल का डिविडेंड मिलेगा। इसको बोलते हैं अपन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आपका डिविडेंड क्यूमुलेट होता जाएगा कंपनी के बुक्स में, जितना साल का होगा, जिस ईयर कंपनी पे करेगी ना उस ईयर सारा पास्ट ईयर्स का प्लस करके आपको पे किया जाएगा। हाँ, रेट सेम रहेगा, हाँ कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। सपोज तुमने 10,000 कंपनी में इन्वेस्ट किया, 10% रेट था, तो पहले साल तुमको मिलना चाहिए 1,000 डिविडेंड, नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए 1,000, नहीं दिया। अब उसका नेक्स्ट ईयर 1,000 मिलना चाहिए ना। नाउ कंपनी हैव अ फंड, कंपनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, अब तुम लोग को मिलेंगे 3,000, 1,000 उस ईयर का और 2,000 लास्ट 2 प्रीवियस ईयर का। नहीं दिया तो वो क्यूमुलेटिव होता जा रहा है ना, तुम्हें तो मिलेगा ही डिविडेंड। जिस दिन कंपनी डिविडेंड देने का सोचेगा उस दिन तुमको पुराने सारे साल का प्लस होके मिलेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं ना, प्रेफरेंस शेयर्स को दुखेगा नहीं। जैसे कि सपोज एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, उसमें क्या होता है, क्या एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता है क्या? 5 साल का तुमने एफडी किया है ना, तो 5 साल के एंड में जब तुम एफडी मैच्योर्ड होती है ना, उसमें सारा 5 साल का ऐड होके मिलता है ना। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स भी कुछ उसी टाइप का है, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इफ यू हैव क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और कंपनी तुमको डिविडेंड नहीं दे रही है, कभी ना कभी तो देगी, या फिर जिस दिन रिडम्पशन करने का टाइम आएगा, यानी तुमको रीपेमेंट करने का टाइम आएगा, तब सारा साल का ऐड करके तुमको डिविडेंड देना पड़ेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मींस इफ कोई पर्टिकुलर ईयर में आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो बस नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर में ये मत सोचना कि प्रीवियस ईयर का ऐड होके मिलेगा, खत्म, वो लैप्स हो चुका है। दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, बाय डिफॉल्ट कंपनीज नॉन क्यूमुलेटिव इशू करती है। देखो आप प्रेफरेंस शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका नाम रहता है, पहले से उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है दैट इट इज क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्ट, कौन सा है वो उसमें लिखा हुआ रहेगा, तो आप उसी हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव में किसी को डाउट? नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है, पार्टिसिपेट करने का मतलब यहाँ पे नाच गाना नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं मैनेजमेंट भी नहीं, फंड में पार्टिसिपेट करना। जिस दिन कंपनी वाइंड अप होता है तो पहले प्रेफरेंस वालों को पे कर दिया जाएगा और बाद में इक्विटी वालों को पे कर दिया जाएगा। उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया, उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया ना, तो प्रेफरेंस को भी थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा और इक्विटी वालों को भी मिलेगा। दैट इज पार्टिसिपेटिंग, मतलब एक्स्ट्रा फंड्स ऑफ द कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी राइट रहेगा, दैट इज पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है प्रेफरेंस कैपिटल पूरा पे कर दिया, ठीक है, इक्विटी वालों को भी पूरा पे कर दिया, अभी भी कंपनी में पैसा पड़ा है, तो ये पूरा इक्विटी वालों को मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जितना उन लोग इन्वेस्ट करते हैं उतना ही पैसा मिलेगा। दैट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, मतलब ना तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा ना ही एक्स्ट्रा कैपिटल मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता इन केस ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। Whereas in case of participating preference shares, after making distribution to everyone, even equity वालों को भी settled करने के बाद, if company has any surplus amount, then that fund is distributed between equity and preference. Preference को भी कुछ percentage मिलता है, ठीक है, that is participating preference shares. Clear है? Cumulative, non-cumulative clear? Participating, non-participating. Next है
रिडीमेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम करने का मतलब क्या होता है? रिडीम करने का मतलब रीपेमेंट करना, ठीक है। रिडीम का मतलब क्या हो गया? रीपेमेंट करना, रीपेमेंट करना। तो रिडीमेबल का मतलब क्या है? आफ्टर सर्टेन इयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस रीपेमेंट कर दिया जाएगा, दैट इज रिडीमेबल। और इरिडीमेबल का मतलब आफ्टर सर्टेन इयर्स उनको पैसा नहीं मिलेगा, जिस दिन कंपनी बंद होगा ना उसी टाइम कंपनी उनको पे करेगी। तो नॉर्मली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता ही नहीं है। हाँ, शेयर होल्डर्स तो वैसे भी लाइबिलिटी, इट्स अ लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, बट यू वोंट से क्रेडिटर बिकॉज ये ऑनर्स होते हैं, तो कैपिटल का हिस्सा है। और प्रैक्टिकली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कुछ नहीं होता है, बिकॉज लॉ के अंदर में नंबर ऑफ इयर्स बताया हुआ है कि एक प्रेफरेंस शेयर्स का एज उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, 10 इयर्स एंड 30 इयर्स, ठीक है। उससे ज्यादा एज हो ही नहीं सकता है। तो ये जो बहुत पहले प्रोविजन बना हुआ है कि रिडीमर, जैसे मैंने बोला था ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, प्रैक्टिकली इंडिया में होता ही नहीं है ना, बस वो प्रोविजन में डाल के रख दिया, कहीं से टापा होगा पीछे से फॉरेन कंट्री से, तो लिख के छोड़ दिया। जब होता ही नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, तो हटा ही दो ना। वैसे ही इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कोई भी कंपनी इश्यू नहीं करती, कोई भी कंपनी। अरे यदि तुमको इरिडीमेबल में पैसा लगाना है तो तुम बेवकूफ हो, इससे ज्यादा इक्विटी में लगा लो, थोड़ा तो रिस्क एंड रिवार्ड खेल लो, क्योंकि ये पैसा तो तुमको जब कंपनी बंद होगा तब मिलेगा ना, उससे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन में मिलेगा नहीं। सो बेटर है इन्वेस्ट इन द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोल के कुछ होता ही नहीं है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल का मतलब है आफ्टर सर्टेन पीरियड जितना पैसा आपने प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उतना पैसा कंपनी आपको रीपेमेंट कर देगी। लेट्स से 10 इयर्स। हाँ, हाँ, वो टाइम फिक्स रहता है यूके से, वो 10 इयर्स फिक्स रहता है, 10 years and 30 years in case of infrastructure companies, ठीक है। तो रिडीमेबल इरिडीमेबल क्लियर है? इरिडीमेबल मतलब जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप होगा उस टाइम पैसा मिलेगा। आप बीच में है ना केस भी कर दोगे ना तभी भी पैसा नहीं मिलेगा, यू हैव नो राइट, क्योंकि तुम यदि बोलोगे मेरा पैसा को तो 20 साल हो गया आप लौटा दो, जब कंपनी बंद होगा तब आना, लौटा दे देगा लेकिन लौटाएगा नहीं, ठीक है। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल का मतलब yes you can convert your preference shares into equity shares, यानी at the time of redemption, at the time of repayment you will be given an option, आपको पैसा चाहिए या इक्विटी चाहिए, ऐसा ऑप्शन दे सकता है कंपनी आपको कि तुमको अपना पैसा ही वापस लेके जाना है या चाहते हो कि तुमको हम इतना ही रुपए का इक्विटी शेयर दे दें, राइट, दैट इज कन्वर्टेबल, कन्वर्जन करने का ऑप्शन। और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल, मतलब वहां कोई ऑप्शन नहीं है, यू विल गेट योर मनी ओनली, आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। आपको यदि इक्विटी शेयर्स चाहिए तो कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो इतना तरीके का प्रेफरेंस शेयर्स होता है, 8 तरह का होता है। कौन सा? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। इन नाम्स को बार बार देखना, 2-4 लाइन सोचना, बस उतना ही दिमाग में रखना है। हाँ, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इफ कोई पर्टिकुलर ईयर आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जो लास्ट ईयर का डिविडेंड प्लस नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड प्लस होके तुमको मिलेगा, एक साथ मिलेगा, दैट इज क्यूमुलेटिव। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है इफ लास्ट ईयर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो उसके नेक्स्ट ईयर में सिर्फ नेक्स्ट ईयर का ही मिलेगा, लास्ट ईयर लैप्स हो चुका है, वो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये था अपना टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ कम्स द मेजर डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। जैसे कुछ डिस्कस किया हमने, इक्विटी का डिविडेंड रेट फिक्स है क्या? कुछ भी हो सकता है, वेयर एज प्रेफरेंस का फिक्स्ड है। इक्विटी को क्या होता है, वाइंडिंग अप के टाइम लास्ट में पेमेंट मिलता है, बिफोर आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वेयर एज प्रेफरेंस को क्या होता है, पहले पेमेंट मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है या नहीं है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। इक्विटी शेयर वाले मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में पार्टिसिपेट करेंगे क्या? यस, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं करेगा। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी चलाते हैं, उसमें प्रेफरेंस वालों का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इक्विटी वालों का रोल होता है। हाँ, तो प्रेफरेंस वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे ही नहीं,
वो जस्ट उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। इक्विटी वाले ही होते हैं, या तो इक्विटी वाले होंगे या फिर जो वो पर्सन जिसने कंपनी में 1 रुपए भी नहीं लगा रखा, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो फटाफट अभी लिखेगा प्रेफरेंस शेयर वर्सेस इक्विटी शेयर। ये किसी के भी एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, चाहे वो सी हो, चाहे वो क्लास 12 हो, या कोई भी लेवल हो। ठीक है, नाउ सी शेयर्स के बारे में समझ तो लिया। अब एक चीज देखते हैं कि कंपनी शेयर्स इशू करता कैसे। ठीक है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी शेयर्स इशू करेगा कैसे। शेयर्स क्या है, कुछ नहीं होता, कुछ दिखता नहीं है। शेयर कोई सामान नहीं है, जैसे आप मॉल में टी शर्ट खरीदने जाते हो, जींस खरीदने दिखता है, आप परख सकते हो, बट शेयर कैसे परखोगे कि आपको शेयर्स खरीदना है। बहुत जने सुनोगे आप लोग, यंग एज में आप लोग किसी ने बोला भी होगा जिसको मार्केट में, आप हमको शेयर्स लेना है, शेयर्स लेना है। अरे शेयर्स है थोड़ी, कोई सामान थोड़ी ना है। इट इज जस्ट नथिंग, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट है। यानी आप एक डॉक्यूमेंट खरीदने का जिद कर रहे थे कि शेयर्स खरीदना है। एंड कैसे डिसाइड करते हो कि आपको इसी कंपनी का शेयर खरीदना है? हाउ वुड यू गेट टू नो कि ये कंपनी शेयर्स लेके आ रही है? आजकल आप देखते हो तो मोस्ट बेसिक चीज जो चल रहा है मार्केट में, एक है स्टार्टअप्स, एक तो ये चल रहा है मार्केट में, और दूसरा चल रहा है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी पैसा उठाने का दो ही तरीका है, या तो अपना स्टार्टअप्स लेके आओ, गवर्नमेंट पैसा देगी, या फिर बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, लूटने का एक ही जरिया है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये रुक जा भाई, रुक जा, भेड़ बकरी सब चलाएंगे, रुक जा। हाँ, वसूली की इनका जरूरत जब पड़ता है जब पैसा रिकवरी नहीं होता, तब उनका काम आता है। और वो डी कंपनी वो डी कंपनी का बात कर रहे हैं ना तुम, वो तो तब नंबर आएगा ना जब तुम इस लेवल में पहुंच जाएगा आईपीओ। जैसे कि अभी अभी रिसेंटली एक आईपीओ आने वाला, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी एंटरप्राइज एक नहीं, और एक अदानी कोई है, आज ही अभी मैं न्यूज में देख रहा था, उसका भी आईपीओ आने वाला है। अदानी का कोई कंपनी है, ठीक है। हाँ, तो क्या है, सुनो, अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी सपोज तुमने एक कंपनी बनाया, सब कोई का सपना होता है कि हमको भी बहुत बड़ा बनना है, कंपनी बनाना है। फॉर्म एक सोल प्रोप्राइटरशिप इज द स्टार्टिंग स्टेप। उसके बाद आप पार्टनरशिप करते हो। योर मेन एम इज टू क्रिएट अ कंपनी, और कंपनी क्रिएट करके आप, हर एक बिजनेसमैन का सपना होता है कि उसका शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहिए, राइट। उसके यानी कंपनी में जितने भी शेयर है वो सारे पब्लिक इन्वेस्ट करे उसके अंदर में पैसा। तो ये पता कैसे चलता है पब्लिक को? लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज एक हाई फाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पे गुवाहाटी में इस्टेब्लिश हुई है। हाउ वुड वी गेट टू नो कि बहुत बड़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ है? एडवर्टाइजमेंट, वर्ड ऑफ माउथ। तो वहां का तो बेचारा कोई बाहर का होगा जिसने सेटअप किया, सपोज इंटरनेशनल स्कूल है, वो क्या वर्ड ऑफ माउथ करेगा? उसका तो एक ही जरिया ना, एडवर्टाइजमेंट, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट इज द फर्स्ट है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए खर्चा होता होगा, राइट। फंक्शनल, इंटरनेशनल स्कूल फंक्शनल कब होगा? जब उसके अंदर एडमिशन होगा। एडमिशन करवाने से पहले बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले तो एडवर्टाइजमेंट, यानी लोगों को बताना हम लोग कौन है, यानी वो इंटरनेशनल स्कूल अपने बारे में ढिंडोरा पीटेगी, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर सर्कुलेट किए जाएंगे, एंड फैसिलिटीज आपको बताई जाएगी। उसमें से आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट होके वहां तक पहुंचोगे एडमिशन फॉर्म लेने के लिए, ठीक है, कि मुझे एडमिशन लेना है, राइट। तो सबसे पहले जो ये आपको इंफॉर्मेशन मिला, सुंदर सपना दिखाया गया, इतना अच्छा कैंपस दिखाया जाएगा, फोटो में हॉर्स राइडिंग भी होगा, स्विमिंग, सब कुछ होगा। पता नहीं प्रैक्टिकली है या नहीं है, बट फोटोज में तो सब कुछ होता है, राइट। उसको अपन क्या बोलता है? उसको अपन बोलता है प्रोस्पेक्टस। यानी कोई भी अच्छी जगह का आपको यदि एडमिशन चाहिए तो आपको कैसे पता चलेगा? आप क्या उसके अंदर बोलोगे क्या, अच्छा 1 महीना हमको लिविंग में रहने दो ना, यहाँ पे हम रहेगा, टीचर्स को परखेगा कैसा पढ़ाता है, फैसिलिटी सब कुछ सही है या नहीं है, उसके बाद हम एडमिशन लगा? ऐसा होता है क्या? क्या होता है, जाइए आप हमारे वेबसाइट में चेक कर लीजिए, या फिर वो आपको क्या करते हैं, अपना एक लीफलेट दे देते हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स होते हैं। सिमिलरली आईपीओ लाने के लिए कंपनीज क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट का तरीका मतलब प्रोस्पेक्टस। कंपनी सबसे पहले क्या लेके आएगी, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस? कंपनी के पास्ट, प्रेजेंट
और फ्यूचर गोल्स। प्रोस्पेक्ट बताती है कंपनी कि मेरा पर्पस क्या है, मैं तुम लोगों से पैसा क्यों लेना चाहती हूँ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं ताकि पब्लिक वो शेयर्स परचेज करे और कंपनी को पैसा दे। तो बताना तो पड़ेगा ना। सपोज आपसे कोई भी दोस्त या कोई भी रिलेटिव आपसे लोन लेने आता है, तो आप क्या उससे पर्पस नहीं पूछते क्या कि भाई तुझे पैसा क्यों चाहिए, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा, या कब तक लौटा देगा पैसा, वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन आप पूछते हो ना। सिमिलरली कंपनी पब्लिक का पैसा ले रहा है, तो डोंट यू थिंक पब्लिक विल आस्क व्हाट इज द रीजन व्हाई वी शुड गिव यू द मनी। तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोस्पेक्टस में अपना सारा फ्यूचर गोल्स बताती है, पर्पस बताती है कि दिस इज द रीजन वी आर आस्किंग फॉर दिस मच फंड एंड वी विल बी इशूइंग दिस मच नंबर ऑफ शेयर्स। आपको जितने परचेज करना है उसके लिए आप अप्लाई करो, राइट। प्रोस्पेक्टस में तो वही होता है ना कि इफ यू नीड रिक्वायर्ड एडमिशन इन अवर इंटरनेशनल स्कूल देन काइंडली अप्लाई बाय दिस डेट। इतने तारीख तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। सो पहला काम है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, चलो प्रोस्पेक्टस इशू किया, वहां पे बहुत सुंदर सा सपना दिखा दिया। अब हमारा काम क्या है, इफ आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लूटने का सपना कंपनी ने दिखाया, अपने आप को लुटवाना है क्या, वो आपका गोल है। तो आपने बोला नहीं यार बढ़िया बात है, इतना गजब कंपनी, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कंपनी बन जाएगा, इतने प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, यानी यहाँ मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा डबल है। ये तो पैसा डबल ट्रिपल का जो लालच है ना, वही अंदर से देता है, लगा देता है, क्या जाएगा। एक आईपीओ लगाने के लिए प्रैक्टिकली आपको 14,900 अराउंड 15,000 रुपीज चाहिए, ठीक है। 15,000 रुपीज में आपका एक लॉट का आईपीओ लग जाता है, जिसमें कंपनी जितना नंबर ऑफ शेयर्स देता है। तो आपने बोला ठीक है लगाता है, तो अब आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं उसके अंदर। यानी नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा आप उसका, ठीक है। आपने इंटरनेशनल स्कूल के लिए अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन फॉर्म फोकट में तो नहीं होता, फीस देना होगा। यानी इस एप्लीकेशन के साथ आपका क्या जाएगा, एप्लीकेशन फीस जाएगा ना। नो, फ्लोटिंग कॉस्ट इज जो प्रोस्पेक्टस बनवाया। देखो शेयर्स इशू करने से पहले बहुत काम होता है, लॉयर्स को अपॉइंट करो, चार्टर्स को अपॉइंट करो, सारा वैल्यूएशंस करो, मार्केट में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करवाना, एडवर्टाइजमेंट करना, मेमोरेंडम में लिख के रखना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना, वो सारा खर्चा, उसको अपन फ्लोटेशन कॉस्ट बोलेगा, ठीक है। फ्लोट करवाने के लिए एक बार हो गया, उसके बाद कहानी टेंशन खत्म, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंटरनेशनल स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, और उसके लिए आप एप्लीकेशन फीस भी देते हैं। बट देयर आर सर्टेन, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो, इफ आप जब अप्लाई करते हैं ना, तो कंपनी आपको बोलती है डोंट वरी, इफ हम आपको शेयर्स नहीं दे पाए, आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, यू फील सिक्योर्ड। अब नई नई इंटरनेशनल स्कूल है, वो भी ऐसा स्कीम लेके आई, बोलता टेंशन मत लो सर, आप लोगों ने अप्लाई किया, नो डाउट आपने एप्लीकेशन फीस दिया है 2,000 1,000 5,000 जो भी दिया आपने, ठीक है। इफ आपको सीट अलॉट नहीं होता है, इफ लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, आपके बच्चे का नाम नहीं आता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द रिफंड ऑल्सो, और ये पैसा आपको इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फी रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एप्लीकेशन फीस दिया। नाउ इन एप्लीकेशंस का क्या होता है, चेकलिस्ट बनेगा, क्योंकि सोचो एप्लीकेशन आ गया, मेरे इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल है, और मेरे पास 1,000 एप्लीकेशन आ गया, तो क्या मैं सबको एक्सेप्ट कर लूंगा क्या, मेरे पास सीट अवेलेबल है 100 और एप्लीकेशन आया 1,000, क्या मैं सबको सीट अलॉट कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा और कुछ लोगों को सीट अलॉट करूंगा एज पर द ग्रेड वाइज। तो टॉप 100 को मैं क्या करूंगा, सीट अलॉट कर दूंगा, और बाकी 900 को रिफंड कर देंगे। टॉप 100 को मैं क्या करूंगा, अलॉट कर दूंगा, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज अलॉटमेंट। आया समझ में, कंप्यूटराइज्ड, कंपनी के केस में जो बताऊंगा कंप्यूटराइज्ड। अभी देखो यहाँ पे तो क्या है, स्कूल के केस में वी कैन टेक अ ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसको हमने रख लिया। बट कंपनी के केस में तो ऐसा नहीं है ना कि जिसने जितना ज्यादा शेयर्स में अप्लाई किया उसको उतना दे दो या उस हिसाब से दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज वहां पे आपका चेहरा नहीं जाता, डीमेट अकाउंट नंबर जाते हैं, उसमें कैसे पता चलेगा। तो वो एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है
जो आपका रैंडम फॉर्मूला से फिल्टरिंग कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या सिनेरियो हो सकता था उसको समझना। हमारे स्कूल में 100 सीट्स है एंड लास्ट में ध्यान रखना इस सीट को रिप्लेस करके मैं शेयर वर्ड कर दूंगा, ठीक है। अभी आई एम टेकिंग अ लिव इन एग्जांपल स्कूल का, स्कूल्स का सीट को रिप्लेस कर देंगे शेयर्स के साथ में। तो मेरे स्कूल में 100 सीट्स है, इंटरनेशनल स्कूल है। सपोज एप्लीकेशन आया 80, तो क्या होगा, 80 को अपन सीट दे सकते हैं, 20 खाली रह जाएगा ना, ऐसा हो सकता है। अब सुनो, शेयर्स के केस में, कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में एक सर्टेन गाइडलाइंस है सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो बोलता है कि जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो, यानी जितने शेयर्स आप ऑफर कर रहे हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बहुत बार होता है कि बहुत से सेमिनार्स या इवेंट्स आप करवाते हो, ठीक है, उसमें आपका एक एक्सपेक्टेशंस होता है। आप क्या बोलते हो, यदि 10 या 15 रजिस्ट्रेशन आएगा ना, तब हम ये सेमिनार नहीं करवाएगा। कम से कम 50 लोग यदि सेमिनार के लिए रजिस्टर किया तो हम ये सेमिनार को कंडक्ट करेगा, राइट, ऐसा होता है ना। सिमिलरली सेबी ने गाइडलाइंस दे रखा है कि कोई भी कंपनी इफ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, ठीक है, मिनिमम एप्लीकेशन 90% नहीं है, देन कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर टू एनी ऑफ द शेयर होल्डर। मिनिमम कितना चाहिए, ये सब लिखा दूंगा, बस स्टोरी को ध्यान रखना। मिनिमम 90% एप्लीकेशन चाहिए, जितना आप ऑफर कर रहे हो उसका 90% इफ नहीं आया है तो क्या होगा, सबको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। एक चीज क्लियर है। सेकंड, अब भैया 90% नहीं आया तो कंपनी क्या करेगी, ये तो बहुत बड़ा टेंशन का बात है ना, ये तो बहुत बड़ा टेंशन का बात है यार। कंपनी किस किस को जाके बेचेगी, और एश्योरेंस लेने वाला कोई हो तो जिंदगी सुकून की हो जाएगी ना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कंसाइनमेंट में पढ़ा था डेल क्रेडिटर कमीशन, पैसा डूबने का डर होता है, यदि वो डर ही खत्म कर दो, किसी और को रेस्पॉन्सिबिलिटी देके तो टेंशन फ्री। तो बिजनेसमैन बिजनेस चलाता कैसे, अपने डर को ट्रांसफर करता रहता है, यानी अपने बर्डन्स को ट्रांसफर करता है। अब बिजनेसमैन के ऊपर एक बर्डन आ गया कि मैं जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर करूंगा उसका 90% एप्लीकेशन चाहिए, नहीं आया तो मेरी तो रेपुटेशन की वाट लग जाएगी। देयर कम्स द वर्क ऑफ अंडरराइटर। बिजनेसमैन को नहीं पता, सपोज तुम्हारी एक कंपनी है, तुमको नॉलेज ही नहीं है भाई कैसे बेचना है, कैसे इश्यू करना है, तुमको कुछ नहीं आता है। बट अपन लोग जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री होल्डर जाएंगे उनके पास, उनको समझाएंगे सर क्या इतने पैसे वाले आदमी हो, क्या बैंक से लोन ले रहे हो, मार्केट में शेयर्स इश्यू करो, सारी कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है, पब्लिक का पैसा लगाओ और बड़ी कंपनी बनाओ। तो तुम बोलोगे भाई मेरे को नहीं पता, मेरे पास पैसा है, तू कर सकता है तो करके दे, ठीक है मैं करके दूंगा सर। बोलता है अच्छा पक्का करके देगा, हाँ करके दूंगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन है वो, बेवकूफ नहीं है, उसको प्रोविजंस पता है शेयर्स वाले कि देख 90% एप्लीकेशन आना चाहिए, नहीं आया फिर तू क्या करेगा। 90% तू बोलता है कि शेयर इशू करवा देंगे आपका मार्केट में, चलो मैंने तुझे काम दे दिया, सारा फॉर्मेलिटीज करना, सेबी में जाना, जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जहां मेरा सिग्नेचर चाहिए ले लेना, जितना पैसा लगेगा नोट डाउन दे दूंगा, जितना फीस चाहिए वो भी दे दूंगा। लेकिन 90% एप्लीकेशन या फिर क्या करेगा, तो मैं बोलता हूँ सर डोंट वरी, इफ 90% एप्लीकेशन नहीं आया तो 90% फुलफिल करने के लिए जितना शॉर्टफॉल होगा उतना मैं बाई करूंगा, राइट। तो ये सब बातें जो बोलता है उस पर्सन को अपन बोलते हैं अंडर राइटर। मैंने क्या किया, अंडर राइट कर लिया उस एग्रीमेंट को कि सारा वर्किंग इश्यू करने का मैं करूंगा। इफ 90% एप्लीकेशन आपके पास नहीं आता है तो जितना शॉर्टफॉल होगा दैट विल बी परचेज्ड बाय माई सेल्फ। क्लियर है। इतना काम करने के लिए मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा क्या, पैसा मिलेगा ना अपना काम का, कमीशन, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। नाउ कमीशन मेरी मर्जी, मैं पैसे में लूं चाहे सामने वाले से शेयर्स ले लूं। यदि आपको किसी से पैसा मिलना है आप उससे पैसा लो चाहे आप उसका एसेट ले लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, राइट। तो अंडर राइटिंग कमीशन के केस में कंपनी चाहे तो कंपनी उसको शेयर्स भी दे सकती है इन रिटर्न, या फिर उसको कैश भी दे सकती है। समझ में आया हु इज अंडर राइटर, वो खुद खरीदना पड़ेगा उसको बिकॉज उसने कमिटमेंट दी है। हाँ 90% टोटल एप्लीकेशन,
मतलब अपने सपोज फर्स्ट टाइम तो अपने 100 शेयर्स मार्केट में दिए और बस 80 अपने फर्स्ट टाइम में किया तो बाकी का आपका 10 बचा हुआ तो 10 उसी दिन पे आना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है तब तक तुम्हारे पास 90% एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। सपोज जैसे मैंने 1 जुलाई को या फिर 1 सितंबर को इनिशियल पब्लिक ऑफर किया, 4 सितंबर तक लेट्स से अज्यूम ओपन है मेरा विंडो, आप अप्लाई कर सकते हो। 4 सितंबर की इवनिंग जब तक मार्केट खुला है यानी 4 या 5 बजे तक रहता है ना, 3:30 बजे मार्केट 3:30, हाँ आईपीओ का भी वही रहता है क्या? नहीं, आईपीओ आईपीओ शाम तक भी चलता है, ठीक है। सपोज लेट्स से अज्यूम इवनिंग 5 PM तक है, 5 PM तक तुम कभी भी अप्लाई कर सकते हो कंपनी में। 4 सितंबर इवनिंग 5 PM तक मेरे पास 90% एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। इफ नहीं आया, जितना भी एप्लीकेशन आया, इफ इट इज लेसर देन 90%, जितना लेसर पार्ट है वो मेरे अंडरराइटर को खरीदना पड़ेगा इफ उसने कमिट किया है। इफ मैंने कोई अंडरराइटर अपॉइंट ही नहीं किया, ओवर स्मार्ट, मैं ही बेच दूंगा, मैं ही अपने बारे में स्प्रेड कर दूंगा मार्केट में, वेरी गुड करो, फिर क्या होगा? सारा पैसा आपको वापस रिफंड करना पड़ेगा। नहीं, पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर है ये, यानी मैं पब्लिक को बेच रहा हूँ, खुद को नहीं बेच रहा हूँ। नहीं, हम तो मालिक है। क्या चीज? नहीं, बंद क्यों कर दो? शेयर्स नहीं बिके, कंपनी तो चल ही रही थी। मैं आईपीओ लेके आया, आईपीओ फेल हो गया मेरा, कोई बायर्स ही नहीं मिले मुझे, मैं अपनी नॉर्मल कंपनी रन करता रहूंगा। जो लिस्टिंग करवाने के लिए मैंने जितना भी खर्चा किया होगा वो मेरे लिए एक्सपेंस, इट्स अ लॉस। हाँ, फेल होते हैं आईपीओ, एग्जाम्पल एट प्रेजेंट मुझे नहीं पता, बट आईपीओ फेल होते हैं बहुत बार, बहुत सी कंपनी। इसीलिए तो ये जो अंडरराइटर है, एजुकेटेड लोगों का काम पड़ा। व्हाई यू रिक्वायर्ड स्टॉक ब्रोकर, व्हाई यू रिक्वायर्ड चार्टर्स, क्योंकि चार्टर्स क्या करते हैं? प्रॉपर वैल्यूएशन करके देंगे अच्छे से, ठीक है। देन यू रिक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटेरिएट, ताकि सारा पेपर वर्क अच्छे से हो जाए। देन यू रिक्वायर्ड ब्रोकर्स, क्योंकि ब्रोकर्स के पास क्लाइंट्स होते हैं, वही तो बोलते हैं ना, अरे आपको थोड़ी ना सपना आता है कि क्या होने वाला है मार्केट में, लेकिन ब्रोकर्स के पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है। फिर वो ब्रोकर क्या करते हैं? आप लोगों को बोलते हैं सर ये अच्छा आईपीओ आने वाला है, लगा दीजिए। तो ऐसे करके तो वो स्प्रेड होता है। इसीलिए बड़े बड़े जो ये क्या नाम है, शेर खान, फिर एंजल ब्रोकिंग, देन तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल, इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जीरोदा वगैरह, इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि सर प्लीज आप लोग हमारा ये वर्क देख लीजिए। क्लियर है? हाँ, उनके लिए वो अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं, राइट। बट सक्सेसफुल बनाने का, आईपीओ सक्सेसफुल हो उसके लिए ही तो अंडरराइटर का काम है, ब्रोकर्स का काम है। क्लियर है? अंडरराइटर तो यानी या तो एक मिनिमम 90% एप्लीकेशन वाला, क्लियर है सबको? सेबी गाइडलाइंस, अंडरराइटर क्या होता है और अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, ये चीज क्लियर है? देखो एक स्टोरी में मैं सारे टर्म्स क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है, तो स्टोरी को तोड़ना मत। प्रोस्पेक्टस क्लियर है क्या होता है? क्या होता है? सुनहरा सपने की बुक, ठीक है, अच्छा अच्छा सब कुछ लिखा रहेगा, कंपनी का पास्ट कैसा था, कंपनी का आने वाला कल कैसा होगा, तुम आज मारुति 800 में हो चाहे नहीं हो, लेकिन कंपनी तुम्हें BMW की लाइफ तक पहुंचा देगी, वो सारा सपना, ठीक है, वो सारा सपना प्रोस्पेक्टस में होता है। क्योंकि जब आप एक कॉलेज ज्वाइन करते हो आपको ऐसे ही सपने दिखाए जाते हैं। सबसे बड़ा प्लेसमेंट तो हमारी कॉलेज से ही होता है, हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करते हो? उसमें अप्लाई करते हो। अप्लाई करोगे तो आपको क्या देना पड़ता है? एप्लीकेशन फीस। उसके बाद में आपको सीट अलॉट होती है। सीट अलॉटमेंट में मैंने कुछ डिस्कशन स्टार्ट किया कि 100 सीट है और मेरे पास आया 80 एप्लीकेशन, 100 सीट्स है और मेरे पास 80 एप्लीकेशन है, तो वहां पे मुझे क्या चाहिए? मिनिमम 90%। और चलो मिनिमम 90 चाहिए, तो एक और एग्जांपल हो गया, 100 है और आया 90, तो सारा का सारा 90 को अपन क्या करेंगे? अलॉट कर देंगे, कहानी खत्म। 80 के केस में 10 अंडरराइटर को लेना पड़ेगा, 80 के केस में 10 अंडरराइटर को लेना पड़ेगा। लेकिन अब एग्जाम में कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना कि 90% एप्लीकेशन आया है नहीं आया, क्वेश्चन भगवान है। मेरा काम था प्रॉपर नॉलेज देना। एग्जाम में कभी कभी जानबूझ के 90% से लेस का भी क्वेश्चन बना देते हैं, बट वो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, आपको उसको ही वो 90% एज्यूम करके सारा अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना है, ये ध्यान रखना। वहां दिमाग मत लगाना। सिंस एज पर सेबी गाइडलाइंस द मिनिमम एप्लीकेशन रिक्वायर्ड इज 90%. In the given question, the application received is this, that means this much percent, hence the question is void. लिखा, कहानी खत्म। आएगा, वही कहानी आ रही है, ठीक है। 100 था, 90 आया एप्लीकेशन, सबको दे दिया। ऐसा भी हो सकता है 100 था और एप्लीकेशन 100 ही आया, पूरा का पूरा सबको सीट दे देंगे,
100 था, एप्लीकेशन आया 150 का, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको बोलते हैं अपन अंडर सब्सक्रिप्शन। ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हम जितना चाहते थे लोग सब्सक्राइब करें उससे कम है। सीट अलॉट हो रहा था 100, इशू किया था हमने, और खरीदने वाले कितने, ओनली 90। तो दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, लोगों ने कम सब्सक्राइब किया। देन बोलो ना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, तो अंडर सब्सक्राइबर, ठीक है। 100 अब कर लेना, ठीक है। 100 थे और 100 ही अलॉट हो रहा है, तो मतलब एट पार है, नो इशू है। अरे मार्केटिंग सिखा रहे हैं। एट पार है, ठीक है। देन 100 इशू किया था, बट एप्लीकेशंस आ गया 150। अब क्या किया जाए, क्या आप 100 से ज्यादा इशू कर सकते हो क्या? गद्दी लगा के बैठाना पड़ेगा। स्कूल में, मेरे इंटरनेशनल स्कूल में जगह ही नहीं है, 100 सीट्स बनाई है मैंने, अब 150 को कैसे दे, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली कंपनी के पास 100 शेयर्स ही है, कंपनी कहां से देगी 150 शेयर्स, नहीं दे सकती ना। तो यहाँ पे क्या है, दिस केस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ, फुल्ली सब्सक्राइब, इसको अपन बोल सकते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। और आजकल तो प्रैक्टिकल लाइफ में जितना भी सब्सक्रिप्शन होता है, आईपीओ जो आता है, सारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। कोई 2 टाइम्स, कोई 3 टाइम्स, कोई 5 टाइम्स, कोई 15 टाइम्स। मतलब कंपनी दे रही है 1000 शेयर, खरीदने वाले हैं 10,000, 15,000। हाँ, हर केस में ओवर सब्सक्रिप्शन ही है। और अब आपको जो सिखाया जाता है ना, इसके अंदर ऐसे ब्रेकअप लगे, प्रैक्टिकल लाइफ में ब्रेकअप वाला सिनेरियो ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा आप एप्लीकेशन के साथ ही पे कर देते हैं। यहाँ जो अलॉटमेंट कॉल्स आप सीखोगे वो नहीं होता है। कंपनी को पता है कि वो सब्सक्राइब होगा तो ज्यादा क्यों निकाल, नहीं, वैल्यू खराब हो जाएगा जब तुमको पता। सुनो, तुम सपोज एक बॉटल बनाता है, तुमको पता है तुम्हारा बॉटल बहुत बेस्ट क्वालिटी का है, बेस्ट प्राइस का है, ठीक है। अब तुम मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकलेगा या ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएगा, जब तुम इसका सप्लाई कम रखेगा। तुम यदि इसका ज्यादा सप्लाई कर दिया तो तुम्हारा कदर खत्म हो गया ना, तुम्हारा बॉटल तो हर किसी के पास है। मतलब इतना ज्यादा ओवरफ्लो कर दिया कि सस्ते में बिकने लग जाएगा ये। यदि तुमको, जैसे प्रीमियम आईफोन, रेट नहीं गिरता है उसका, लॉन्च करते हैं, महंगाई लॉन्च होता है और इजीली बिकता है, वेयर एज एमआई। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो वही चीज है, क्यों करेगा कंपनी। और सुनो, कंपनी जितने ज्यादा शेयर इश्यू करता है ना, उतने ज्यादा शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे, यानी जितने मालिक उतने में बांटना पड़ेगा, कटेगा तो सब में बटेगा ना। तो प्रॉफिट इतने ज्यादा लोगों में बटेगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। 4 दोस्त एक पिज्जा खाने गए, एक पिज्जा को 8 दोस्त खाने गए, उसी एक पिज्जा को 16 दोस्त खाने गए, कितना पाती आएगा तुम्हारे पास में। समझ रहे हैं ना, कम होता जाएगा। इसीलिए कंपनी बहुत कॉशियसली कैपिटल इंक्रीज करती है, बिकॉज तुम चाहते हो लेकिन बाकी शेयर होल्डर्स नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि उनका हिस्सा भी तो कम होगा कहीं ना कहीं। क्लियर है? तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। इस केस में हम लोग मैक्सिमम कितना इश्यू कर सकते हैं, ओनली 100। इसी सिनेरियो को अपन बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, चलो एक और डिस्कशन कर लेंगे। 100 था, 150 का एप्लीकेशन आया, तो 100 तो हम क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे, बाकी 50 को एक्स्ट्रा 50 क्या होने वाला है, रिजेक्ट तो बोल सकते हो। हाँ, रिजेक्ट एंड रिफंड, रिजेक्ट एंड रिफंड। उनको हमने रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा रिफंड कर देंगे। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जिनको अलॉट हो गया उनका पैसा कंपनी के पास है, जिनको अलॉट नहीं, उनका तो नाम रहेगा ना कितना पैसा उन्होंने कंपनी को दिया है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर, वहां पे कोई बायसनेस नहीं है, वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। जिसका पिक दो के आया बस उसको शेयर्स अलॉट हो गए। हाँ, क्या चीज? हाँ, लक फैक्टर के लिए। इसीलिए तुम लोग क्या करते हो, एक लॉट से नहीं पेट भरता है। इफ तुमको लगता है कंपनी का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये कंपनी का शेयर्स जिस दिन लिस्ट होगा ना, वो प्रीमियम में लिस्ट होगा। प्रीमियम में लिस्ट होने का मतलब, सपोज तुमको शेयर्स इनिशियली जब ऑफर किया गया वो 150 का था, लेकिन जिस दिन शेयर मार्केट में वो फर्स्ट टाइम ट्रेड होगा ना,
उसी दिन शायद 400 रुपए में ट्रेड होगा, तो यानी 150 का शेयर उसी दिन 400 हो जाएगा। मतलब एक ही दिन में तुमने कितना कमा लिया, सोच लो कितना % का प्रॉफिट। तब तुम क्या करते हो यार, एक लॉट नहीं 3-4 लॉट मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, राइट। जैसे नाइका, थोड़ा सा हिस्ट्री सर्च करना, जाके गूगल किया करो, न्यूज देखा करो, वेन यू आर इन अ कॉमर्स में थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो मार्केट में चल क्या रहा है, थोड़ा सा बिजनेस न्यूज, तो ये सब टर्म्स और मजा आने लगेंगे, ठीक है। नाइका का आज जाके सर्च करना कि उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर किस रेट में था और लिस्टिंग किस प्राइस में हुआ, एक ही दिन के अंदर उसकी जो रियल ऑनर थी भयंकर करोड़पति बन गई, ठीक है। सेम गोज फॉर द पेटीएम, भी ऐसा ही हुआ था एक बार का, फिर वो डाउनफॉल आया। तो ये सब करते करते नॉलेज आएगा, करो, रैंडमली करो। हाँ, एवरीथिंग इज प्रीमियम। मैं बोला ना अभी, इसको एग्जांपल दे रहा था, एमआरएफ का प्रेजेंट मार्केट वैल्यू नियर अबाउट 90,000 समथिंग है, ठीक है। 86,000 मार्केट वैल्यू चल रहा है अभी एमआरएफ का। एमआरएफ तो सबने सुना होगा ना, एमआरएफ तो सबने सुना होगा कंपनी, उसका करंट मार्केट वैल्यू है 86,000, एक शेयर का वैल्यू है, यानी एमआरएफ का एक शेयर तुमको खरीदना है तो 86,000 रुपीज देना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उस शेयर का वैल्यू है 10 रुपए, फेस वैल्यू तो 10 ही है, ये डिमांड सप्लाई की वजह से मार्केट रेट है 86,000, वो इशू ही नहीं करता है। प्लस एमआरएफ का एक बीमारी है, वो शेयर को स्प्लिट नहीं करता है, अपने शेयर्स को तोड़ता नहीं है। नहीं समझाएगा, छोड़ो, अभी तोड़ना समझाने गया तो शेयर मार्केट में घुस जाएगा। चलो ये समझ में आया, हमने 50 को क्या किया, रिफंड कर दिया, रिफंड कर दिया। अरे बहुत से एग्जांपल है, स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, आओ इंटर में सबको समझाएगा हम, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में। हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूरा वही मिलेगा, बीकॉम में मिला। हाँ, अब देखो 100 हम इश्यू कर रहे थे, एप्लीकेशन कितना आया 150। एक तरीका क्या है, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आया उसको रिफंड कर दो, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस केस इज आल्सो ओवर सब्सक्रिप्शन, दिस केस इज आल्सो ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, हम जो एक्स्ट्रा 50 है ना उसको रिफंड नहीं करते, उसका पैसा कंपनी अपने पास ही रखती है और बोलती है फ्यूचर में तो मुझे तुमसे पैसा मंगवाना ही है, मैं उसके साथ एडजस्ट कर दूंगी, एडजस्ट हो जाएगा पैसा। अभी बताऊंगा कैसे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 50 है हम उसका मनी रिफंड नहीं कर रहे, एडजस्ट कर देंगे। दिस इज द केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब यहाँ एक रेशियो बनाया जाता है, यहाँ एक रेशियो बनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग पर्सन अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। अब किसको कितना दे पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन आएगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ओनली दिस, प्रो राटा अलॉटमेंट। इसमें जिसने एकदम एक्सपर्टीज आ गया तो कहानी खत्म है शेयर्स का, बस इसी को एकदम अच्छे से समझना है, प्रो राटा अलॉटमेंट को, बाकी तो नॉर्मल है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कंपनी में एप्लीकेशन आया, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी या तो खुद के पास रख के तुमको शीट दे देगा या फिर पैसा रिफंड कर देगा। एक सेकंड, हेलो, ठीक है। सो अब क्या होगा, अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अब जब अलॉटमेंट होता है, एक बार आपका नाम आ गया लिस्ट में कि आपको सीट अलॉट हो रहा है, तो आपको क्या बोला जाता है, आप आके अपना एडमिशन करवा लो, राइट। सिमिलरली कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिया आपको, अब कंपनी आपसे क्या करेगी, एज ए स्कूल क्या करता है, एडमिशन फीस लेता है तुम लोग से, तुम लोग एडमिशन करवाने जाते हो और स्कूल तुमसे एडमिशन फीस मांगता है, राइट। तो यानी अलॉटमेंट करने के बाद पहला स्टेप क्या था अपना, एप्लीकेशन, चलो प्रोस्पेक्टस तो है ही, पहला अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है। एप्लीकेशन मेरा क्या हो सकता है, या तो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट हो जाएगा तो पैसा वापस मिल जाएगा, और एक्सेप्ट हुआ तो हमें सीट अलॉट कर दिया जाएगा। एक बार सीट अलॉट हो गया मेरे नाम पे तो मुझसे क्या मांगा जाएगा, एडमिशन फीस। तो यानी नेक्स्ट स्टेप में मेरे से एडमिशन फीस ड्यू होगा मेरा। एज ए स्कूल मैं अपने बुक्स में क्या करूंगा, ड्यू एंट्री पास करूंगा ना,
मैं तुम लोग को मैसेज करूंगा कि अच्छा ठीक है सो एंड सो पर्सन की आपको सीट अलॉट कर दिया गया है, काइंडली प्रोसेस द एडमिशन फॉर्मेलिटीज, राइट। तो मैं बोलूंगा ना आप लोग को आके कि आप लोग अपना एडमिशन फीस डिपॉजिट कर दीजिए एंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आगे का। सिमिलरली कंपनी भी क्या करेगी, एक बार अलॉटमेंट करने के बाद शेयर होल्डर से क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी एडमिशन फीस की तरह, और बाद में उनका फाइनल एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब वंस यू पे द एडमिशन फी यू बिकम द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, एकदम फाइनल हो चुका है। जस्ट अलॉटमेंट करने से तो कुछ नहीं होगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन फीस देना होता है। सिमिलरली अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट कंपनी को रिसीव हो जाएगा, फिर क्या होगा, अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगा, जितना पैसा मैंने तुम लोगों से एडमिशन फीस मंगवाया वो तुम लोग से मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, क्या बताओ पूरा सेशन का 1 साल का पैसा एक साथ में देते हो क्या, इंस्टॉलमेंट में देते हो ना। कंपनी भी वैसे ही करती है, शेयर्स का पैसा एक साथ में नहीं लेती, कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ ले लिया, कुछ पैसा अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट मींस अवर एडमिशन स्टेज। उसके बाद क्या होता है, क्वार्टरली फीस, ठीक है। उस क्वार्टर को अपन क्या बोलता है, उस क्वार्टर को अपन बोलते हैं कॉल्स। तो कंपनी फिर से क्या करती है, मैं क्या करूंगा, आप चला के फीस देते हो क्या, या आपके पास रिमाइंडर मैसेज आता है दैट योर allotment I mean sorry your quarterly fees is due, kindly repay, है ना, ऐसा वाला बोल के आता है ना, काइंडली पे मैसेज आता है, उसके बाद में आप पे करते हो ना। सिमिलरली यहाँ पे भी कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर होल्डर्स को मैसेज करती है, आई मीन मेल करती है कि आप लोग कॉल मनी दीजिए, मेल करती है, अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ेगा, कॉल ड्यू होगा, एंड देन क्या होगा, कॉल रिसीव हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता ये चीज, स्टेप बाय स्टेप, बट हाँ सर्टेन देयर आर सर्टेन कंपनीज ऐसा हो सकता है। इट कैन बी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, अपने ही मेंबर्स को जो शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो टुकड़ों में पैसा ले सकते हैं। क्लियर है ये वाला चीज। तो ये होता है एक प्रोसेस। सबसे पहले क्या है, सिर्फ पहला स्टेप ऐसा है जहां पे पहले आपने पैसा दिया और बाद में कंपनी का कंसेंट मिला है। बाकी सारे केस में देखिए क्या हो रहा है, पहले कंपनी आपसे पैसा मंगवा रही है एंड देन आप लोग पैसा दे रहे हो ना। फर्स्ट केस में क्या था, आपने पे किया, पहले आपने पे किया, बाद में आपको कंफर्मेशन मिला। बाकी सारा केस में क्या हो रहा है, पहले कंपनी ने मंगवाया, फिर आपने पे किया, पहले कंपनी ने मंगवाया, फिर आपने पे किया, फिर ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। आई बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहला शेयर्स की जो जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन, सबसे पहले क्या होगा, आप एप्लीकेशन मनी दोगे, यानी कंपनी को पैसा रिसीव होगा, देन कंपनी उसको ट्रांसफर करेगा यानी अलॉटमेंट करेगा, फिर कंपनी ड्यू एंट्री करेगा यानी तुम लोगों से पैसा मंगवाएगा, एंड पैसा मिल जाएगा तो रिसीव एंट्री पास करेगा, एंड देन क्वार्टरली फीस, कॉल्स का पैसा, कंपनी कॉल का पैसा ड्यू करेगा, रिसीव करेगा, ड्यू करेगा, रिसीव करेगा। क्लियर है, ये प्रोसेस चलता जाएगा। ऐसे ही आपका स्कूल में होता है क्वार्टरली फीस करके। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या होता है, रईस जाते हैं, फर्स्ट क्वार्टरली फीस का मैसेज आया, उनके माँ बाप परेशान, आ रहे यार डेली डेली मत परेशान किया करो बिजनेस में, ठीक है। क्या करते हैं, ये ले पूरा साल भर का फीस स्कूल में डिपॉजिट करवा देना, राइट। ऐसा होता है या नहीं होता है, बहुत जन करते हैं ऐसा। आप लोगों ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्संस, उन लोग क्या करते हैं, पूरा साल भर का फीस एक बार में दे देते हैं स्कूल में, ताकि झंझट ही खत्म, राइट। अगेन एंड अगेन रिमाइंडर का, रिमाइंडर तो आएगा, रिमाइंडर आएगा, बट पे करने का तो टेंशन नहीं है ना, देयर इज नो फॉलो अप्स। तो जितना पैसा आप एडवांस में पे करते हो उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि क्या आपसे कॉल किया गया था क्या कि पैसा दो, नहीं, बट स्टिल आपने क्या किया, एडवांस में ही दे दिया, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। यानी मैं एक तरह से ऐसा बात बोलूं कि कंपनी के बैंक में तुम्हारा पैसा जमा है, जो फ्यूचर में कंपनी एडजस्ट करेगा। यानी एक तरह से तो कंपनी को तुमने क्या दे दिया, लोन दे दिया। तुम्हारा ड्यू डेट आया ही नहीं था और उससे पहले ही तुमने कंपनी को पैसा दे दिया, तो कंपनी का तो बल्ले बल्ले है, कंपनी तो नाचेगा, बढ़िया बात है, एडवांस में पैसा आ गया, जल्दी यूज करेंगे। बढ़िया बात नहीं है, यहाँ पे लॉ आ जाता है। लॉ बोलता है तुमने शेयर होल्डर से एडवांस में लिया क्यों, बोले वो दे रहा था मैंने ले लिया। बोले ऐसे नहीं होता है, इफ तुमने लिया है तो मान के चलो एक तरह से लोन की तरह इसको, अब इस पे तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन इंटरेस्ट देगा,
कंपनी इंटरेस्ट देगा किसको? शेयर होल्डर्स को। इसको कौन बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? कंपनी देगा पूरी जिंदगी में। यही एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे जब आप कहीं पे पैसा रखते हो या एडवांस में देते हो ना, कम इंटरेस्ट मिल रहा है, आई मीन ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, और डिफॉल्ट करने में कम इंटरेस्ट लगेगा। थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक, सपोज आपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा डाला या एफडी में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक आपको एफडी में डालने से कितना देगा? 7% या 7.5% से इंटरेस्ट देगा। ठीक है, 6 हो गया क्या? 6.5 या 6 समथिंग कुछ वैसा ही, चलो 6 to 7 के आसपास है। ठीक है, उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको। आपने बैंक में एफडी बना के रखा है। अब आप कल जाना बैंक से लोन लेने के लिए, घर खरीदना है या गाड़ी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, उसके लिए लोन लेने जाना। बैंक का इंटरेस्ट रेट पूछना, बैंक बोलेगा 12%, 13%, 11%, 15%। मतलब लेने के लिए तो ज्यादा दे रही है और देने के टाइम कम दे रही है ना। हर जगह ऐसा ही होता है, एवरीवेयर, कोई भी सिनेरियो। बट कंपनीज के केस में ये उल्टा है, कंपनी देती ज्यादा है और लेती कम। ठीक है, कंपनी, कोई डबल मीनिंग, कंपनी इंटरेस्ट पे ज्यादा करेगी और रिसीव कम करेगी। यानी आपने कंपनी को एडवांस में पैसा दिया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। कंपनी विल पे यू इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। कितना देगा? 12% पर एनम। ठीक है, ये सारा बात, सारा पॉइंट्स लिख दूंगा। बट समझ में आ रहा है क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि आपने एडवांस में पैसा दिया तो कंपनी तो यूज करिए ना उस पैसे को। आपने कंपनी को नहीं दिया होता, उस पैसे को बैंक में रखते, कुछ तो इंटरेस्ट मिलता। तो लॉ बोलती है आप ऐसे शेयर होल्डर का पैसा यूज नहीं कर सकते, राइट? तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट देना होगा? जिस दिन आपने एडवांस पे किया उस दिन से लेके जिस दिन वो पैसा एडजस्ट होने वाला है, ठीक है, उस ड्यूरेशन का कंपनी क्या करेगी? आपको इंटरेस्ट पे करेगी। ये तो है रईस जादे अमीर जादों की कहानी। कुछ कंजर वैसे तो है, रिमाइंडर देते ही रहो, फीस देना ही नहीं है उनको। दे देगा ना, दे देगा, ठीक है दे देगा, कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है। तो दे ही नहीं रहे, चलो नहीं दे रहे, फर्स्ट क्वार्टर का फीस ड्यू किया, नहीं दिया, कोई बात नहीं। नहीं दिया तो क्या हो गया कंपनी के लिए? कंपनी ने कॉल किया और आपने पैसा नहीं दिया, देन इट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर, राइट? आपने कॉल किया और कंपनी को पैसा नहीं मिला तो कंपनी इसको क्या बोलेगी? कॉल्स इन एरियर। ठीक है, फ्यूचर में तो मिल जाएगा, फ्यूचर में मिल जाएगा ना, उम्मीद है। तो कॉल्स इन एरियर इज एन एसेट, वेयर एज कॉल्स इन एडवांस क्या है? क्योंकि वो एडवांस में मिल गया और फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा ना। सो इट इज अ लायबिलिटी। समझ में आया? कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी वेयर एज कॉल्स इन एरियर इज एन एसेट। अब आपने गलती किया है तो पेनल्टी तो देना पड़ेगा, तो पेनल्टी कंपनी को देना पड़ेगा अपने को, यानी कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कितना इंटरेस्ट? कितना रेट पे इंटरेस्ट? 10% पर एनम। कंपनी दे ज्यादा रही है, कितने से दे रही है? 12%, और ले कितना रही है? 10% पर एनम। बस यही एक ऐसा सिनेरियो है पूरे लाइफ टाइम में जहां थोड़ा रिवर्स कहानी चल रहा है, सामने वाला ज्यादा दे रहा है और सामने वाला ले कम रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ के प्रोविजन में, ठीक है, क्योंकि लॉ बना है इंटरेस्ट ऑफ द यूजर्स, शेयर होल्डर्स, उन सब के लिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए। और ये ज्यादा ड्यूरेशन का नहीं होता। डिफॉल्ट परसेंटेज। हाँ, ये डिफॉल्ट परसेंटेज है, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, टेबल एफ के अंदर ये मेंशन किया गया है, ये डिफॉल्ट है। तो 12% और 10% क्या क्या रेट है? 12% किसका है? कॉल्स इन एडवांस। 10% कॉल्स इन एडवांस एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। कॉल्स इन एरियर एसेट है। क्लियर है इतना चीज? ठीक है। अब फर्स्ट क्वार्टर नहीं दिया, चलो कोई बात, अपना ही आदमी है, ड्यू कर, मैसेज कर रहे हैं, बार बार दे देगा, बोला कि नेक्स्ट क्वार्टर साथ में दे देगा, ओके। नेक्स्ट क्वार्टर भी नहीं दिया, मैसेज कर करके परेशान, क्या करोगे? स्कूल में निकाल देगा ना, कल से स्कूल मत आना, ठीक है, क्योंकि आप मेरे स्कूल में रहने लायक कोई नहीं, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड द फीस ऑफ माय स्कूल, तो सॉरी,
आप कोई नॉर्मल सा स्कूल में जाइए जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, निकाल देंगे उसको। निकालने को ही बोलते हैं फॉरफिट करना। निकालने को क्या बोलते हैं? फॉरफिट करना। यानी हम क्या करेंगे, उसकी सीट को फॉरफिट कर लेंगे। आज से यू आर आउट ऑफ द स्कूल, यानी हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। एक बात बोलो, जब निकालोगे तो उस बेचारे ने एप्लीकेशन मनी दिया होगा, उतना तो दिया ही होगा। इफ अलॉटमेंट दिया तो अलॉटमेंट भी दिया होगा। एरियर तो कॉल से करना चालू किया था, क्वार्टरली फीस नहीं दे पा रहा था। तो जब ये निकाल रहे हो, आप उसको रेस्ट्रिकेट कर रहे हो, तब क्या आप उसको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिफंड कर दोगे क्या? कोई हालत में नहीं करेंगे ना। तो ये कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है कंपनी के लिए, एक तरह से प्रॉफिट है। इसी को बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर। आपने फॉरफिट कर लिया, इसके अंदर कौन सा अमाउंट आता है? वो पैसा जो ऑलरेडी पे कर चुका है, जिसका शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो। द शेयर होल्डर हुज शेयर इज फॉरफिटेड, उसने कंपनी को अभी तक जितना पैसा दे दिया है, उस अकाउंट में वही पैसा आता है। वो हम कंपनी रिटर्न नहीं करेगी ना। नहीं, एसपीआर वाला कहानी अलग, ठीक है ना। सोचो, सुनो मेरा बात। एप्लीकेशन के साथ सपोज मैंने 3 रुपए लिया था एडमिशन, मतलब अप्लाई करने के टाइम। फिर जब एडमिशन हुआ उस टाइम मैंने उससे 2 रुपए लिया, 5 रुपए ले लिया। कॉल किया 2 रुपए का, उसने नहीं दिया, तो दिस इज माय कॉल्स इन एरिया। देन फिर फाइनल कॉल किया मैंने उसका 3 रुपए का, ये पैसा भी नहीं दिया। तब तो उपाय भी नहीं है, निकाल दो। निकाल देंगे तो इसने अभी तक कुछ पैसा तो दिया है, तो वो पैसा हो जाएगा मेरा शेयर फॉरफीचर में। उसके बाद जो इसकी जगह पे जो नया वाला आएगा, यही कहानी, यही अभी आने वाला था। अब देखो मेरा एक सीट खाली हो चुका है, तो आई कैन गिव अपॉर्चुनिटी टू समवन एल्स, ठीक है। अब कोई अचानक से मेरे पास नया इंक्वायरी आया कि भैया मेरे को एडमिशन चाहिए। ओके, एडमिशन इज ओपन, आ जाओ मीटिंग के लिए। आया, फीस वीस पूछा, मैंने बोल दिया भाई 10 रुपए फीस है। बोलता है भैया ऐसा क्या कर रहे हो, हम तो एक क्वार्टर जाने के बाद आ रहा है, आप पूरा फीस लेगा? मेरा फीस पूरा है, ठीक है। सामने वाला पूरा दे दिया, वेल वेरी गुड, राइट। लेकिन इफ पूरा नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार सामने वाला तो भाग जाएगा, ये देगा नहीं, तब मैं उसको क्या बोलता हूँ, एक काम करो तुम मुझे 7 रुपए दे दो। क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं 10 रुपए का सीट कितने रुपए में बेच रहा हूँ? क्या मेरे को कोई नुकसान हो रहा है क्या? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मेरा एक बंदा ऑलरेडी था, मैंने उससे फॉरफिट करके निकाल दिया, उससे कुछ पैसा आया हुआ था मेरे पास में, ठीक है। अब नया बंदा आया, मुझे एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो बोला भैया कुछ तो डिस्काउंट दो। मैंने कहा चलो सेकेंड हैंड सीट है, डिस्काउंट तो दे ही सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया 3 रुपए का, 7 रुपए में इश्यू कर रहा हूँ, राइट। क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? यस, मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पॉकेट में कितना आ चुका है। मुझे तो उस पर्टिकुलर सीट से कितना चाहिए, 10 रुपए चाहिए ना, 5 आ चुका है। और अभी यदि मैं 7 में बेच रहा हूँ तो अभी मैं कितना हूँ, नेट गेन में हूँ या नहीं हूँ, राइट। तो मैं 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। सपोज वो बोलता है नहीं भैया 7 में तो नहीं सकेगा, हम एक काम करो हमको 4 रुपए में सीट अलॉट कर दो। क्या मैं करूंगा क्या उसको? यहाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? इफ मैंने इसको 4 रुपए में सीट अलॉट किया, पहले मेरे पास 5 रुपए आया था, तो टोटल मेरे पॉकेट में तो 9 रुपए आया, 1 रुपए तो नुकसान हो गया। शेयर्स कैन नेवर बी इश्यूड एट डिस्काउंट, इसी को बोलता है डिस्काउंट में देना। 10 रुपए का चीज उससे कम वैल्यू, 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, उससे कम में जब आप इश्यू करते हो देन इट इज नोन एज इश्यूड एट डिस्काउंट। सो मैं ऐसा नहीं कर सकता, बट ये री इश्यू है। बट दिस इज द केस ऑफ री इश्यू। ऑलरेडी एक बार इश्यू कर चुके थे, फिर उसको फॉरफिट किया एंड वापस रीसेल कर रहे हो। तो जब आप रीसेल करते हो ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, जितना पहले वाले से फायदा हुआ है। दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट आई विल बी गिविंग टू द न्यू पर्सन। इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। इस कहानी से समझ में आता है शेयर्स कैन नेवर बी इश्यूड एट डिस्काउंट बट कैन बी री इश्यूड एट डिस्काउंट।
लेकिन री इश्यू जब आप करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दोगे? जितना आपको फायदा हुआ था पहले वाले से, उससे ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। आई बात समझ में? क्लियर है? सोचो, सुनो मेरी बात सुनो। आपने 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में रीसेल किया, क्या अभी भी कोई आपके पॉकेट में फायदा बचा है क्या? क्योंकि आपको पहले 5 रुपए का फायदा हुआ था, अभी आपने 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में री इश्यू किया, तो नुकसान कितना है? 2 रुपए। लेकिन पहले प्रॉफिट कितना हुआ था? तो वहां से सेट ऑफ कर लेंगे, अभी भी कितना फायदा है? ये 3 रुपए आपका चला जाता है कैपिटल रिजर्व। जिस दिन आप ये अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू प्रो राटा क्वेश्चन में सीख गया इसको करेक्टली निकालना, ये तो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल था तो फटाफट मुंह से निकल गया आंसर, बट थोड़े सा घुमाव रहेगा, 2-3 पर्सन्स रहेंगे, किसी को ज्यादा है किसी का कम है, वो कहानी चलती जाएगी। जिस दिन आप ये फिगर निकालना सीख गए कि मेरा कैपिटल रिजर्व में कितना जाना, अभी कितना आसानी से बोल दिया तुम लोगों ने, 3 रुपए। जो बचा हुआ पैसा है वो तो तुम्हारे लिए गेन ही है ना कंपनी का, अब तो थोड़ी ना वापस रीसेल करोगे, रीसेल हो ही चुका। जिस दिन आप ये कैलकुलेशन करना सीख गए कि मेरा कैपिटल रिजर्व में कितना जाना है एकदम परफेक्ट तरीके से, उस दिन शेयर्स पूरा खत्म, उस दिन कोई टेंशन नहीं। क्लियर? प्रोसेस समझ में आया कि शेयर्स का जो एक प्रॉपर चैप्टर होगा, प्रॉपर क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन मनी मिलेगा, फिर हम अलॉट करेंगे, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, देन अलॉटमेंट मनी मिलेगा, फिर कॉल ड्यू करेंगे, कॉल का पैसा मिलेगा, फिर कॉल ड्यू करेंगे, कॉल का पैसा मिलेगा। इस जर्नी के बीच में कॉल्स इन एरियर भी हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है, एंड फॉरफीचर भी हो सकता है, री इश्यू भी हो सकता है। ये बीच का कहानी है, ठीक है? कॉल्स इन एरियर क्लियर है क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्लियर है, फॉरफीचर क्या होता है वो क्लियर है, इंटरेस्ट का रेट क्लियर है, ठीक है? ये सारा पॉइंट क्लियर है? तो यही तो बेसिक टर्म सीखना था तुम लोग को। कैपिटल रिजर्व वाला, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर यू। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? द प्रॉफिट अर्न थ्रू कैपिटल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस, जैसे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सारे एक तरह से तुम्हारा फायदा है ना कैपिटल रिजर्व। पहले सुनो, पहले ये पैसा मैंने किस में डाला? 5 रुपए शेयर फॉरफीचर में डाला। क्यों शेयर फॉरफीचर में डाला? मैंने इसको प्रॉफिट नहीं माना। क्यों? हो सकता है माइट भी इन शेयर्स को वापस रीसेल करना पड़े, और जब मैं रीसेल करूंगा तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो डिस्काउंट का पैसा मैं कहां से लाऊंगा? तो इसके लिए मैंने इसको शेयर फॉरफीचर में रख के रखा उस प्रॉफिट को। एक बार जब मैंने उन शेयर्स को री इश्यू कर दिया, अब तो खत्म कहानी। अब इसके अंदर जो भी पैसा है दैट इज ट्रांसफर टू माय कैपिटल रिजर्व। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑन द री इश्यूड शेयर है, यानी जो शेयर्स आपने फॉरफिट किया, इफ उसको आपने री इश्यू भी कर दिया एंड स्टिल आपका प्रॉफिट कुछ बचा हुआ है, देन दैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लॉस तो होता ही नहीं है शेयर्स के केस में, लॉस का कोई कहानी नहीं है। क्लियर है ये वाला चीज? तो ये है कैपिटल रिजर्व। ऐसे ही एक होता है रिजर्व्ड कैपिटल। नाउ व्हाट इज रिजर्व्ड कैपिटल समझना। एप्लीकेशन में 3 रुपए था, अलॉटमेंट में 2 रुपए, कॉल में 2, फाइनल कॉल में 3। ठीक है, फाइनल कॉल नहीं, इससे पहले और एक कॉल है, सेकंड कॉल। क्या चीज? कैसे? 8 रुपए में रीसेल किया हम, हाँ उस केस में 2 रुपए आता। कैपिटल रिजर्व समझ में आया? यानी जो मेरा बिजनेस का कैपिटल प्रॉफिट्स होता है, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट और एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब डे टू डे ऑपरेशन से जो काम करके अपन कमाता है, और कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या? जो कैपिटल ट्रांजैक्शन है, जैसे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन, ठीक है, डिबेंचर्स को कैंसलेशन करने में कोई फायदा होना, इस टाइप का प्रॉफिट, ये सारा कैपिटल ट्रांजैक्शन है। ये कंपनी में बार बार नहीं होता है, वंस इन ए ब्लू मून वाला ट्रांजैक्शन है। तो इससे जो भी प्रॉफिट होता है उसको अपन कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। एक होता है रिजर्व्ड कैपिटल। रिजर्व्ड कैपिटल का मतलब, कैपिटल का मतलब है मालिक का पैसा, रिजर्व का मतलब बचा के रखना, अलग साइड से रखना, उसी को बोलता है रिजर्व कैपिटल। यानी जब एक कंपनी के शेयर्स में तुम इन्वेस्ट करते हो, तुम इतने रुपए तुमको देना है कंपनी को, ठीक है, अब कंपनी का मर्जी, इंस्टॉलमेंट में मंगवाए, एक बार में मंगवाए, वो कंपनी का मर्जी।
इफ इतने में से कंपनी ये बोले कि ये पैसा इज माय रिजर्व कैपिटल, फाइनल कॉल इज माय रिजर्व कैपिटल, मतलब ये 1 रुपए ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी नहीं मंगवाएगी शेयर होल्डर से। कब मंगवाएगी? जिस दिन कंपनी बंद होने वाला होगा तभी मंगवाएगी। दैट कैपिटल इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। जब आपका फेस वैल्यू का कोई एक पार्ट कंपनी बोलती है कि ये हम नहीं मंगवाएंगे, कब मंगवाएंगे? जब कंपनी बंद होने वाला होगा ना, तभी शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया जाएगा। दिस इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। कैपिटल which will be called only at the time of winding up of the company is known as reserved capital. क्योंकि कंपनी ने अभी तक इतना पैसा ही मंगवाया ना, and we have learned that the liability of the share is limited to the face value of shares. तो कंपनी ने तो अभी तक 9 रुपए ही मंगवाए, 1 रुपए तो कंपनी एलिजिबल है ना, कभी भी मंगवा सकती है। तो कंपनी बोलती है हम ये पैसा मंगवाएंगे ही नहीं अभी, क्योंकि देखो जितना पैसा होगा उतना आप यूज करोगे ना। तो कंपनी ने बोला कंटिंजेंसीज को ध्यान में रखते हुए, प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए कि शेयर होल्डर से हम ये 1 रुपए मंगवाएंगे नहीं। फ्यूचर में जब कंपनी बंद होने की पोजीशन में आ जाएगा ना, तब हम उन लोग से पैसा मंगवाएंगे। उसी को अपन बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसका कोई सच अकाउंटिंग नहीं होता। नोट्स टू अकाउंट में बस लिख के रखते हैं कि इतना कैपिटल हमने रिजर्व करके रखा है, दैट वी विल नॉट कॉल फ्रॉम द शेयर होल्डर। क्लियर है? कंपनी डूब जाए तो कुछ अमाउंट, हाँ, कंपनी डूब जाएगा तो कम से कम उससे 1 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उतना पैसा तो कम से कम शेयर होल्डर से मिलेगा। ठीक है, वही एक इंटेंशन है और कोई इंटेंशन नहीं है। तो ये है मेरा रिजर्व कैपिटल। आया समझ में व्हाट इज कैपिटल रिजर्व एंड व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? कितना टर्म सीखना था अपने को? इसमें से क्या क्या सीख चुके हो? शेयर एप्लीकेशन क्या होता है? हाँ, और एक चीज, शेयर एप्लीकेशन ये क्या है? ये वो लोग हैं जो शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, यानी दीज आर द पर्संस, रादर देन यूजिंग द नेम ऑफ द पर्सन वी आर यूजिंग द टर्म शेयर एप्लीकेशन। बिकॉज जितने लोग आएंगे, यदि मैं सबका नाम लिख के अकाउंटिंग एंट्री करूंगा तो जर्नल कितना बड़ा बन जाएगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। बिकॉज दिखने में तो 10, 20, 50 एप्लीकेशंस नहीं होती ना, कंपनी में तो हजारों लाखों एप्लीकेशंस आती है। उन सब एप्लीकेशंस का यदि मैं नाम लिखने लगा जर्नल एंट्री में, तब तो हो गया मेरा काम। तब मैं क्या करता हूँ, वो नाम मेरे सॉफ्टवेयर में पड़े रहते हैं। जो लोगों को दिखाना है उसके लिए मैं एक टर्म यूज करता हूँ, शेयर एप्लीकेशन, यानी ये वो लोग हैं जिनसे मुझे पैसा मिला है। राइट? सो शेयर एप्लीकेशन इज अ पर्सनल नेचर अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन क्या नेचर है? जैसे कि याद करो, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, वहां पे आप नाम यूज नहीं करते थे, बट दैट एवरीथिंग रिप्रेजेंट समवन, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है ना। वैसे ये शेयर एप्लीकेशन भी क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेचर। तो पर्सनल नेचर में अकाउंटिंग रूल का लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वही रूल लगेगा एप्लीकेशन के लिए। सिमिलरली शेयर अलॉटमेंट क्या है? हमने लोगों से फीस मंगवाया, तो वो भी तो पर्सन ही है जिनसे मंगवा रहे हो, तो ये भी मेरा क्या है? पर्सनल नेचर। कॉल क्या है? पर्सनल नेचर। आई बात समझ में? ये दिमाग में रखना। कॉल्स इन एरियर समझ में आया? कॉल्स इन एडवांस समझ में आया? ठीक है, कॉल्स इन एरियर बिजनेस के लिए क्या है? एसेट, whereas calls in advance, share forfeiture क्या था? नॉट प्रॉफिट। हाँ, शेयर फॉरफीचर मतलब जब कोई भी शेयर होल्डर अपना पैसा नहीं दे पा रहा कॉल का या फिर अलॉटमेंट का, तब हम लोग उसका क्या करते हैं? शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं अपन शेयर फॉरफीचर। हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट, बट इसको हम लोग तब तक रियलाइज नहीं करते जब तक री इश्यू कर नहीं देते। बस समझ के रखना व्हाट इज शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का मतलब जब कोई शेयर होल्डर अपना पे नहीं करता है, तब आफ्टर अ कंटिन्यूअस वार्निंग हम लोग क्या करते हैं? उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। हाँ, अकाउंटिंग होगा।
इट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल नेचर, नॉमिनल नेचर, ठीक है, इनकम माना जाता है, ठीक है, कैपिटल इन नेचर होता है, एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट है, यू कैन ट्रीट इट एज अ कैपिटल प्रॉफिट। और इसका प्रेजेंटेशन कुछ और ही होता है। फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना, आज कोई डिफॉल्ट किया तो तुम उसका नाम लिख के रख देगा अपने बिजनेस में, आउटस्टैंडिंग का तरह हो गया कॉल्स इन एरियर तो, और कॉल्स इन एडवांस प्रीपेड का तरह हो गया। अंडरराइटर क्लियर है? कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। अंडरराइटर वो पर्सन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम आपका शेयर्स बिकवा देगा, 90% नहीं हुआ तो हम खरीदेगा, उसके लिए कमीशन चार्ज करते हैं, ये चीज क्लियर है? हाँ, एक तरह से, एक तरह से क्या ये टर्म्स तो क्लियर करना पड़ेगा ना यार, इसी से लिंकेज है वरना टूट जाएगा लिंक यदि हम ऑथराइज। अच्छा ठीक है, काम करते हैं, लेट्स टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, यहां तक हुआ। नाउ सी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? द टोटल कैपिटल which a company can issue during its lifetime is known as authorized capital। मैंने बोला था कि तुमने पूछा था जैसे कि भैया कहीं पे लिखना होता है क्या कि कितना इश्यू करना है, राइट? तो जितना कंपनी लाइफ टाइम में नंबर ऑफ शेयर इश्यू करना चाहती है उसी को बोलते हैं ऑथोराइज। और ये ऑथोराइज क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में लिखा है, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का दो ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी लिख देता है कि लाइफ टाइम में वो कितना कैपिटल रेज करेगा बाय इश्यू ऑफ शेयर, दिस इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। सपोज कंपनी ने लिख दिया 1 लाख शेयर्स, अब जितना पैसा कंपनी को रिक्वायरमेंट होगा उतना ही तो शेयर्स पब्लिक को इश्यू करेगा। आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स कंपनी ने अभी क्या किया, 50,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया, then that 50,000 shares multiplied by face value of share is known as issued capital। और उसमें से जितना नहीं इश्यू किया यानी the remaining 50,000 is known as unissued capital। पब्लिक को 50,000 शेयर्स ऑफर किया, एक पब्लिक ने सारा का सारा 50,000 परचेज कर लिया, तो जितना परचेज करेगा उसी को हम लोग बोलता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज समझ में आया कि जितना टोटल लाइफ टाइम में कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है उसको अपन बोलते हैं ऑथराइज्ड, ठीक है? उसमें से जितना इश्यू कर चुकी है पब्लिक को उसको बोलते हैं इश्यूड। हाँ, इश्यूड में तो आएगा। सपोज मैंने ऑफर किया 50,000 और यदि पब्लिक से 40,000 ही सब्सक्राइब कर रही है तो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कितना है? 40,000, ठीक है? मेरा इश्यूड रहेगा 50,000 बट सब्सक्राइब कितना रहेगा? 40,000। क्लियर है? ऑथराइज उतना ही है 1 लाख, ऑथराइज उतना ही है जो एक बार फिक्स कर दिया, उसको चेंज करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। और जितना आपने इश्यू नहीं किया उसको अपन क्या बोलता है? अनइश्यूड कैपिटल। अब देखो कंपनी क्या करती है, 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है, प्रैक्टिकली यानी हाँ फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप, वो बात की कहानी बता दूंगा मैं, ठीक है? वो जाऊंगा तो रोने लग जाएंगे अभी। ठीक है, 10 रुपीज का इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू यानी उस शेयर का फेस वैल्यू का वैल्यू है। सपोज तुम्हारा यही शेयर है, अब तुम्हारा शेयर है ना, तुम्हारी मर्जी मार्केट में कितने में बेचो इसको। इफ यू वांट यू कैन सेल इट फॉर 10, तुम्हारी मर्जी। 10 रुपए का सामान तुमने 10 रुपए में बेच दिया, इसको बोलते हैं एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। बट तुम चाहो तो इस 10 रुपए का शेयर कितने में सेल कर सकते हो? 100 रुपए में भी सेल कर सकते हो, तुम्हारा सामान है। इफ यू फील यू हैव अ बायर जो तुमसे 100 रुपए में भी खरीद लेगा तो तुम बेच दोगे ना। एंड इफ यू फील दैट देयर आर इन्वेस्टर्स हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एट दिस रेट आल्सो, तब कोई इश्यू नहीं है ना। इसी को बोलता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। आपने प्रीमियम में शेयर्स को इश्यू किया है, यानी 10 रुपए तो फेस वैल्यू, 90 रुपीज क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, उसी को बोलते हैं हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है? द एक्स्ट्रा अमाउंट फेस वैल्यू से ज्यादा
जितने में कंपनी इश्यू करती है उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग बोलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है? क्या ऐसा हो सकता है क्या 10 रुपए का शेयर है, कंपनी सेल करना चाहती है 8 रुपए में? कभी भी नहीं। शेयर्स कैन नेवर बी इश्यूड एट डिस्काउंट, हाँ, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, except in case of sweat equity shares issued to promoters, directors or employees of the company. तो भैया शेयर, हाँ, अभी आपने बोला था कि एमआरएफ का जो फेस वैल्यू है वो भी 10 रुपीज है और वो 87,000 कुछ उसका मार्केट वैल्यू, तो मतलब कि वो डेली प्रीमियम में ट्रेड होता है। हाँ, प्रीमियम में ही ट्रेड हो रहा है। प्रीमियम और 87,000 तो मार्केट वैल्यू है। जिस दिन वो सब्सक्राइब यानी कंपनी ने उस शेयर्स को पब्लिक को इनिशियली जब ऑफर किया था, किस रेट में ऑफर किया होगा, 10 रुपए का शेयर्स कितने में, 200 500 जो भी किया होगा, तो वो है प्रीमियम पार्ट। कंपनी के पास तो वो आया। अब ये जो 87,000 रेट हुआ है, ये तो बायर और सेलर के बीच में, इसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तुम बेच रहे हो, तुमसे कोई खरीद रहा है, फिर वो बेच रहा है, उससे कोई और खरीद रहा है, यहाँ पे कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंपनी इसका कोई अकाउंटिंग नहीं करता है। वो 87,000 मार्केट वैल्यू है, ठीक है, ख्याली पुलाव है वो। यदि कल को बायर्स मिलने बंद हो गए तो धीरे धीरे वो रेट भी रिड्यूस होती जाएगी। हाँ, 10 रुपए से 87,000। हाँ, तो है ही, कुछ पुराने जमाने के लोग हैं जिनके पास फिजिकल शेयर्स थे एमआरएफ के, ठीक है, उनको इतना नॉलेज भी नहीं था, ऐसे ही लेके रख लिया। अचानक जब उनका बेटा और उनका नेक्स्ट बेटा को पता चला, तो पता चला कि उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ के आसपास है। ऐसे भी केसेस आप सर्च करके देख लेना, गूगल में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, नाना ने खरीदा था, अचानक पता चला ये क्या है, और पता किया तो ये तो अभी तक डीमेटेरियलाइज नहीं हुआ, मतलब फिजिकल शेयर। आज की डेट में किसी के पास फिजिकल शेयर्स नहीं होते, सारे डीमेट फॉर्म में होते हैं, और उसके बाद वो फिजिकल शेयर्स थे और पता चला कि वो 100 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन का है। तो ऐसे, हाँ, शेयर्स का वैल्यू तो अभी भी आई बात समझ में। तो शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसका बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल वाला पार्ट करेगा, एंड देन द जर्नल एंट्री वाला पार्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।